हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास की जो हिंदी की किताब है क्षितिज भागे, उसका जो दूसरा पार्ट है लहासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित है। तो बच्चों, आज हम उसे पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। अर्थात यहाँ पर केवल बच्चों व्यापार के सामान का ही लाना ले जाना नहीं होता था। सैनिकों जो सैनिक होते थे वो भी यहाँ से आया जाया करते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद का मतलब कुछ आबादी या कुछ वहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं। ऐसा ही परितक्य एक चीनी किला था। परितक्य से तात्पर्य है यहाँ पर एक ऐसा चीनी किला था जिसे कि छोड़ दिया। वहाँ जो पहले राजा महाराजा वगैरह रहते थे वो वहाँ से चले गए थे और वो किला ही बचा था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। कहने का मतलब है कि उस किले में अब कुछ और लोग रह रहे थे, लेकिन जो किले के वैली के वासी थे, जो किले में रहते थे, वो लोग वहाँ पर अब नहीं रहते थे। उन्होंने वहाँ पर उसको छोड़ दिया था। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थीं, तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती थी। जो औरतें थी वहाँ पर पर्दा करने से मतलब है जैसे घूंघट करना। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, ससुर हो गए और जेठ हो गए, इनसे जो घर की बहू होती हैं वो पर्दा करती हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था। मतलब सब लड़कियां या औरतें एक जैसी ही रहती थीं और वहाँ छुआछूत या छोटे बड़े का जात पात का कोई भी वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं था। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। केवल वहाँ एक ही बात थी कि वहाँ पर जो बहुत निम्न श्रेणी के अर्थात जो कम पैसे वाले जो लोग होते थे, तो वहाँ पर भिखमंगों के डर से जो भीख वगैरह मांगते थे, उनके डर से अपने घर के भीतर उनको आने नहीं देते थे, चोरी की वजह से कि कहीं ये लोग चोरी ना कर लें। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते थे। यदि आप भिखारी नहीं हैं तो आप बेझिझक आप किसी के भी घर में अंदर जा सकते थे, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, अर्थात चाहे वे लोग आपको जानते ना हो फिर भी। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी और मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। अर्थात चाय से मतलब है जैसे हम तो यहाँ पर चाय को सूखी चाय तो होती है चाय की पत्ती, लेकिन वह चाय की पत्ती दे दो आप किसी को भी, और सोडा या नमक जो भी है, मक्खन वो दे दो, और जो सूखा सामान कोई भी आपको वहाँ चाय बना करके अपने घर से लाके दे देगा। कहने का तात्पर्य लेखक का ये है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा। अर्थात जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने चाय बनाने के लिए मक्खन, सोडा, नमक और चाय दे दी है, चाय की पत्ती दे दी है, तो वो लोग इतना कर सकते हैं कि हाँ, जो तुम्हारी चाय का मक्खन है उसको थोड़ा चुरा लेंगे और चाय में मक्खन थोड़ा कम डालेंगे। तो आप खुद जाकर चोरी में चाय मत कर ला सकते हैं, अर्थात आप खुद ही जाकर फिर उस चाय को ले आओ। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं होती। परितक्य
परित्यक्त चीनी किले से अब हम चलने लगे। अर्थात जहाँ वो जो चीन के लोगों का किला था वहाँ पर वो ठहरे थे, अब वहाँ से वो चाय वाय पी करके आगे चले। लेखक तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी से मतलब होता है जो वहाँ पर एक टैक्स के तौर पे लिया जाता है कि आप हमें यहाँ आए हो तो कुछ पैसे यहाँ के दो इस रास्ते के। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। मतलब उस पे उनके पास चिटें होंगी जैसे टिकट टाइप का, तो उसने दे दिया होगा। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमिति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अर्थात यहाँ पर जान पहचान के लोग भी थे, लेकिन ये यहाँ पर भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली से तात्पर्य है कि जो लेखक है वो वहाँ पर भिखमंगे का जो वेशभूषा धारण करके गए थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर उनको रहने और ठहरने का अच्छी व्यवस्था की गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। यानी कि 5 साल पहले ये वहां पर गए थे कौन, ये लेखक, लेकिन उन्हें उस वक्त ठहरने के लिए जगह नहीं दी थी और क्या हुआ था, गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों कि उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। अर्थात उस समय उन लोगों के मन में क्या बातें रही होंगी या दिमाग में। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंडला पार करना था। डांडा थोंडला एक जगह का नाम है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडे मतलब ऊंचा रास्ता पगडंडी टाइप का। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती थी, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। निर्जन का तात्पर्य है बच्चों जहाँ पर कोई जन ना हो, मतलब कोई भी आदमी दिखाई ना दे, ऐसी जगह पर। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस उस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अर्थात पहले तो जो डकैत अर्थात डाकू जो होते हैं वो पहले तो आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं कि पैसा है भी या नहीं भी। अगर वो ये पूछ ले कि पैसा है या नहीं है मार पीट के, तो एक अलग बात है, तो कम से कम जान तो बच जाए। लेखक का तात्पर्य ये है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अर्थात यहाँ पर जो लोग हैं आमतौर पर पिस्तौल और बंदूक ऐसे ही लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अर्थात वो एक एक्टिंग करते और कुची कुची का मतलब है दया कर और पैसा मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ से लंगकौर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले।
डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर से तात्पर्य है बर्फ से ढके हुए सफेद पहाड़। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, अर्थात अब पहाड़ों से नीचे की ओर आना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। जब हम बच्चों ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं तो थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो बड़ी आसानी से नीचे की तरफ उतरते चले आते हैं। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनकी वक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, अर्थात और धीरे चलने लगता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला है, अर्थात राइट साइड वाला है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों के मुंह वैसे ही लाल होता है, और जब तो वह पूरे गुस्से में थे। कहने मतलब एक तो उनका वैसे ही मुंह लाल होता है, किसका, मंगोलों का, और ऊपर से जो सुमित है वो गुस्से में और भी लाल बैठे थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे का मतलब है बच्चों जो जैसे गाय या भैंस का जो गोबर होता है उससे जो उपले बनाए जाते हैं उसे। 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं था मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो 1 रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। कुछ वहाँ की डिश होती होगी, तो उसको बता रहे हैं कि रात में फिर वो उनको खाने में मिला, सुमित को और लेखक को। अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है टिंडरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में भी सुमिति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडे से मतलब है बच्चों जैसे पतला पतला कपड़ा काट लेते थे, मतलब पतली पट्टी सी बना करके उसे ताबीज टाइप का बना करके जो कि बेचते हैं या पहनते हैं कुछ लोग, वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। यजमान से मतलब होता है जैसे हम किसी को जब संबोधित करते हैं तो उसको यजमान बोलते हैं। जैसे जब पंडित होते हैं आपके घर कथा वथा करने आते हैं, जो उनको जिसके यहाँ कथा करने आते हैं वो व्यक्ति जब उनको पैसे देता है, जो पैसे देने वाला व्यक्ति होता है यजमान होता है। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही गंडे बांट दो, अर्थात ताबीज बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें
लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया भरिया अर्थात जो बाहर ढोता है ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट का मतलब है माथा जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। मठ और विहार ऐसे जगह होते हैं जैसे कि मंदिर वगैरह होते हैं, लेकिन वहां पर जो कुछ लोग होते हैं जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था होती है, उसको मठ बोलते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था। भिक्षु से मतलब है जैसे बौद्ध भिक्षु होते हैं जो बौद्ध की आराधना वगैरह करते हैं, जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज और गंजे सिर वाले होते हैं, भिक्षु कहा जाता है उन्हें। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर का खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र का मतलब बहुत ही शालीन। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। जो कंजूर का मतलब है जो बुद्ध वचन, जो जैसे गीता वगैरह की कोई पुस्तक होती है, जो गीता होती है उसमें जो कुछ अंदर श्लोक वगैरह लिखे होते हैं, इसी तरीके से एक बुद्ध की किताब होती है जिसमें वो सब वचन लिखे हुए थे, उनका अनुवाद कंजूर कहलाता है। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। 15-15 सेर का मतलब वजन बता रहे हैं कि इतनी पोथी का मतलब है एक किताब। एक किताब का वजन जो है इतना भारी रहा होगा। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात मैं पुस्तकें देख रहा था या उन्हें पढ़ रहा था या उन्हें खोज रहा था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चले। तो बच्चों, ये था आपका पाठ लहासा की ओर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई इसमें परेशानी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इससे अगले वाले वीडियो में हम आपको इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।